हेलो एवरीवन, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लोधरी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में हमारी इस भारतीय राजनीतिक विचारक वाली सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का सेशन दोस्तों सेशन नंबर 11 होने जा रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राजनीतिक विचारों पर। दोस्तों, मैं एक विशेष बात बोलना चाहता हूं आप लोगों से कि कुछ यूनिवर्सिटियों में ये वाली सीरीज जो है आपको सेकेंड ईयर में भी पढ़ने को मिल रही है। तो अगर आपके सिलेबस में ये सीरीज सेकेंड ईयर में है तो दोस्तों आप निश्चिंत होकर के सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि कुछ यूनिवर्सिटियां इसको फर्स्ट ईयर में पढ़ा रही है और कुछ यूनिवर्सिटीज को सेकेंड ईयर में पढ़ा रही है। बस डिफरेंस मात्र इतना सा ही है ना, इससे ज्यादा कोई विशेष डिफरेंस नहीं है। तो बीए फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकेंड ईयर में हो, आप निरंतर रूप से इसको फॉलो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टॉपिक सेम होगा, सभी कुछ इसके अंदर जो है दोस्तों कवर होने वाला है। चलिए शुरुआत करते दोस्तों अपने सेशन की डायरेक्टली। जो भी कहें जो स्टूडेंट पहली बार सेशन को देख रहे हैं उनको थोड़ा सा बता दूं दोस्तों कि हमारे द्वारा बीए फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर तीनों ही ईयर के सभी लगभग सभी सब्जेक्टों को हम इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को लेक्चर विद नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सभी लेक्चर दोस्तों एक बार इसके जो है प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर के यहाँ बाहर देखिए, आपको लगभग सभी सब्जेक्ट वहां पढ़ने को मिल जाएंगे। क्लियर है? वो जो सब्जेक्ट अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं वो जल्दी उनको भी स्टार्ट कर लिया जाएगा। दोस्तों, आज के सेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमें आज डिस्कस करना है। 12 प्रश्न इस स्लाइड में है, 12 प्रश्न इस स्लाइड में है, इनको एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। इसके बाद दोस्तों कुछ प्रश्न यहाँ पर है, तो इस प्रकार कुल मिला करके इन 20 प्रश्नों पर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप लाइव देख रहे हैं तो ठीक है, अन्यथा अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके और इन सभी प्रश्नों को एक बार सेशन में अंदर चलने से पहले एक बार पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपके माइंड में ये क्लियर हो जाए कि आप किन किन प्रश्नों के उत्तर अंदर पढ़ेंगे। ठीक है ना? सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, प्लीज पढ़ लीजिएगा इनको ताकि सेशन पूरा आपका अंदर क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज को यहाँ करने का उद्देश्य सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देना नहीं है, देना मात्र नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य है कि प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को हम यहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्कस करते हुए चले, जिससे कि प्रश्न भी समझ आए और आंसर भी समझ आता चले। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे आज की सीरीज का, डॉक्टर अंबेडकर अस्पृश्यता के विरुद्ध क्यों थे? अब ये दोस्तों ये तो आप भी अच्छे से जानते थे ना कि डॉक्टर अंबेडकर साहब खुद जो है व्यक्तिगत रूप से इस चीज को भुगत चुके थे। किसको? अस्पृश्यता की जो कुरीति थी या कहेंगे कुपरंपरा थी भारतीय हिंदू समाज की, इस परंपरा से बहुत ज्यादा प्रताड़ित ये बचपन से ही हुए थे। इसी कारण से दोस्तों इन्होंने बचपन से ही ऐसी अव्यवस्थाओं का सामना किया इस कुप्रथा के कारण कि ये जो है पूरी तरह से इस नीति के कहें कि अस्पृश्यता के विरुद्ध हो गए थे। और इन्होंने फिर अपना पूरा जीवन इसी बात में झोंक दिया, इसी कार्य के लिए झोंक दिया कि किस प्रकार से जो अछूत जाति है माफ कीजिएगा, तो उस निचले स्तर की जाति को जो है किस प्रकार से उनको स्वर्णों की भांति लेकर आया जा सके, या कहे कि उनके जीवन स्तर को किस प्रकार सुधारा जा सके, उन्हें समाज में किस प्रकार से सम्मान दिलाया जा सके। तो इसी पर दोस्तों उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। और जहां तक दोस्तों एक बात और समझिए इनके व्यक्तित्व से कि उस समय के अगर कहा जाए ना तो कोई इसमें गलत नहीं कि जब ये संविधान सभा में बैठे थे, संविधान सभा में एक व्यक्ति को अगर छोड़ दें तो सबसे ज्यादा शिक्षित अगर कोई थे दोस्तों तो पूरी संविधान सभा में एकमात्र शिक्षित व्यक्ति, एक सबसे ज्यादा शिक्षित जो थे वो अंबेडकर साहब ही थे। सोचिए, लंदन और अमेरिका यूनिवर्सिटियों से इन्होंने पीएचडी की हुई थी, 2-2 पीएचडी की थी। आज हम जैसे लोग अगर एक पीएचडी भी कर लेते हैं ना तो बड़े अकड़ कर चलने लग जाते हैं, है ना, एक अंदर से गौरवान्वित फील होता है। लेकिन 2-2 पीएचडी लोगों को तो भूल ही जाइए, लोगों को तो छोड़ दीजिए, वो 2-2 पीएचडी लंदन और अमेरिका जैसी यूनिवर्सिटियों से। तो दोस्तों इन्होंने इसके बावजूद अपना पूरा जीवन नीची जाति के जो तबका था उनके जीवन में सुधार करने में पूरा जीवन झोंक दिया, और हालांकि उनके प्रयासों के तहत उनको सफलता भी प्राप्त हुई। चलिए थोड़ा सा दोस्तों इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं, जिस प्रकार से आपको आंसर राइटिंग करनी होती है एग्जाम में। 1 मिनट। यार माइक के साथ बैटरी को भी संभाल के रखना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए दोस्तों, अंबेडकर ने अस्पृश्यता के विरुद्ध क्यों थे? अंबेडकर साहब अस्पृश्यता के विरुद्ध क्यों थे? देखिए, अंबेडकर अस्पृश्यता को हिंदू समाज के उत्थान के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मानते थे। अंबेडकर साहब का मानना था कि हिंदू समाज अगर आज किसी भी कारण से अगर पीछे है तो उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो अस्पृश्यता, और अस्पृश्यता जैसी और भी कई
भयानक बीमारियां हिंदू समाज को लग चुकी है ना। कई कुपरंपराएं प्रचलित थी। अब इस बात से तो आप भली भांति परिचित है कि उस समय में हिंदू समाज में दोस्तों जो है 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो दोस्तों इसमें जो शूद्र वर्ण था उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, और यहाँ पर पूरा एकाधिकार अगर किसी का माना जाता है, सभी सुख सुविधाओं पर या समाज में अगर एकाधिकार माना जा सकता है तो वो ब्राह्मण अर्थात प्रथम वर्ग का माना जाता था। ठीक है ना। तो उनके द्वारा जो अस्पृश्यता, जो लास्ट का शूद्र वर्ग था, उस पर कई प्रकार से अत्याचार किए जाते थे। ठीक है ना। तो इसलिए उनका मानना था कि जो हिंदू समाज है, हिंदू समाज के विकास में या उत्थान में जो है ये अस्पृश्यता सबसे बड़ी बाधक है। उनका कहना था कि अस्पृश्यता की जड़ें वर्ण व्यवस्था में समाई हुई है। जो वर्ण व्यवस्था की धारणा है हिंदू समाज में, उसी से ये अस्पृश्यता निकल कर आती है। अस्पृश्यता की प्रथा ने न केवल अस्पृश्य जातियों को निर्बल बनाया है, बल्कि इसने संपूर्ण हिंदू समाज की एकता और शक्ति पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला है, या प्रतिकूल जो है हमला किया है। तो यहां पर इसी कारण से स्पष्ट शब्दों में उनका ये कहना था अंबेडकर साहब का, कि जो कुप्रथाएं हिंदू समाज में चली आ रही है परंपरागत रूप से, या कहे कि जो बाद में जो कुप्रथाएं आई है, उन कुप्रथाओं में से एक अस्पृश्यता भी है। तो इस प्रकार की जो परंपराएं हैं ये हिंदू समाज को आगे बढ़ने से रोकती है, और हिंदू ही समाज के अंदर ही समाहित समाज का एक तबका, या कहें कि एक वर्ग जिसे शूद्र कहा गया है, उसके विकास को तो भूल जाइए, बल्कि उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है। इस कारण से ये अस्पृश्यता के घोर विरोधी थे, और इन्होंने इस प्रकार की कुप्रथाओं को समाप्त करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। और इसी प्रकार दोस्तों कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि पूरी संविधान सभा उनके इशारों पर काम करेगी, लेकिन अंत में दोस्तों उन्होंने अपने ज्ञान, अपनी शिक्षा के बल पर जो है ये करके दिखाया है ना। तो इनका दोस्तों एक सिद्धांत था जो इन्होंने शूद्रों को दिया था। एक पंक्ति में, एक लाइन में इन्होंने एक बात कही थी जिसमें सब कुछ समाहित था। उन्होंने ये कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये क्यों कहा था? क्योंकि उन्होंने अनुभव किया, उन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की दोस्तों। इतने शिक्षित होने के बाद में उन्हें एक बात का तो ज्ञान हो चुका था कि आज ब्राह्मण वर्ण जो है, ब्राह्मण वर्ण की जो स्थिति इतनी अच्छी है समाज में, वो क्यों है? कारण कि जितने भी शिक्षा थी, जितना भी ज्ञान था, उस पर ब्राह्मण वर्ण का जो है एकाधिकार था। तो वहीं से इन्होंने अनुभव लगाया कि यार इनके पास ज्ञान है, इनके पास शिक्षा है, इस कारण से समाज के सबसे ऊपर वर्ग पे बैठे हुए हैं। तो इनका शूद्रों से यही कहना था कि आप शिक्षित हो जाइए, आप ज्ञान ले लीजिए, आपकी स्थिति भी उनके समान बन जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों वो हर एक तरीके से, अपने हर एक प्रयास से जो है निचली जाति के जो भी लोग थे, जो शूद्र थे, शूद्र वर्ग था, उसको हर हालत में अन्य वर्गों के समान ही अधिकार दिलवाने के पक्ष में थे। चलिए अगला प्रश्न है, उन 3 भारतीयों के नाम लिखिए जिन्होंने अंबेडकर के सामाजिक, धार्मिक और धार्मिक विचारों को प्रभावित किया। तो वो कौन 3 महान व्यक्तित्व थे जिनसे अंबेडकर साहब प्रभावित थे सामाजिक और धार्मिक रूप से? तो पहले थे दोस्तों यहाँ पर महात्मा बुद्ध। जैसा कि आपको पता होगा तो इन्होंने जो है बौद्ध धर्म को भी, हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया था, क्योंकि महात्मा बुद्ध से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। दूसरे थे कबीर संत, और तीसरे थे दोस्तों यहाँ पर ज्योतिबा राव फुले। क्लियर है? तो इस प्रकार से दोस्तों ये दो है। तीसरा है अंबेडकर द्वारा रचित 2 पुस्तकों के नाम। 2 पुस्तकें अंबेडकर सामने लिखी, वो एक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और दूसरी है दोस्तों बुद्धा एंड हिज धम्मा। फुर्सत मिले तो इन 2 बुकों को लेकर आइएगा ना, क्योंकि जो इन महान पर्सनालिटियों के द्वारा जो ये किताबें लिखी जा रही है ना दोस्तों, ये वाकई में हमारे विचारों को बदलने वाली, ये इस प्रकार की विचारधारा इनके अंतर्गत होती है कि हमारे विचारों को पूरी तरह से परिवर्तित कर देती है। तो ये तो हालांकि अभी हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हमारे डाउट है जो उनको क्लियर कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसरों को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए इन 2 किताबों के नाम याद रखना कंपलसरी है। अगला प्रश्न है इसी के सीरीज में, अगला प्रश्न है दलितों के उद्धार के लिए अंबेडकर द्वारा दिए गए 3 साधनों का उल्लेख कीजिए। तो प्रश्न का अर्थ है कि अंबेडकर साहब के द्वारा दलितों के उद्धार के लिए उन्होंने कौन से 3 साधन बताए हैं, कि किन 3 साधनों के माध्यम से दलितों का उद्धार किया जा सकता है। सबसे पहला दलित वर्गों को जागरूक करना, उन्हें शिक्षित करना और संगठित करना।
सबसे पहला उन्होंने जो साधन अपनाया वो अपनाया कि सबसे पहले तो जो दलितों का के साथ जो अत्याचार किए जा रहे हैं, समाज में जो उनके साथ में अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, उसके प्रति उन्हें जागरूक करना। उसके बाद में जागरूक करने के बाद उन्हें शिक्षित करना, शिक्षित करने के साथ ही साथ उन सबको संगठित करना ताकि समाज में हम अपने अधिकारों को प्राप्त कर सके। क्योंकि आप सभी जानते हैं अंबेडकर साहब खुद स्वयं जो है दलित वर्ग से आते थे। क्लियर है। उसके बाद में दोस्तों दूसरा इनका जो साधन था वो था जाति प्रथा के मूल स्वरूप को परिवर्तित करने के लिए अंतर जातीय विवाह को अपनाया जाना, अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन देना, यह भी इनका प्रमुख साधन था। ठीक है। तीसरा है जाति प्रथा और हिंदू समाज के परंपरागत विचार पर कठोर प्रहार। तो ये तीन साधन यहां बताए गए हैं। तीनों साधनों को दोस्तों व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करना, रटने की कोशिश मत करना। देखिए, सबसे पहले उन्होंने दलितों का उद्धार करने के लिए, दलित वर्ग का जो है उन्नति या विकास करने के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए उन्होंने कौन कौन से प्रयास किए? तीन प्रयास। तो पहला प्रयास तो यह है कि उनको जागरूक करना, दलितों को जागरूक करना, जागरूक, शिक्षित और संगठित करना। ठीक है ना। ये तीन एक ही पहलू के तीन पक्ष माने जा सकते हैं। जागरूक होगा, शिक्षित होगा, संगठित होगा तो वो हर हालत में अपने अधिकार छीन लेगा। अगर मांगने से नहीं मिलेंगे तो वो समाज में अपने अधिकार छीन सकता है। दूसरा था उनका अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना, अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना। अगर अंतरजातीय विवाह अगर भारत में अंतरजातीय विवाह उस समय प्रचलित नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे, तो अंतरजातीय विवाहों को बढ़ावा देने से क्या होगा कि समाज के जो ये वर्ग है और समाज में जो ऊंच नीच की भावना है ये कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगी। और इसके इन सबके अलावा तीसरा जो साधन था दोस्तों, जो कारण था उस कारण को समाप्त करने पर बात कर रहे थे ये। मतलब जो हिंदू समाज में जो जाति प्रथा चली आ रही थी, ऊंच नीच वाली जो जाति प्रथा थी, जो भावनाएं थी, या हिंदू समाज के जो पारंपरिक या कहें कि परंपरागत जो विचार थे, परंपरागत जो परंपरा से चले आ रहे थे कि चार वर्गों में इस वर्ग का ये कार्य, उस वर्ग का ये कार्य, फलाना ढिम का, जो भी कुपरंपराएं थी, कुप्रथाएं थी, उन पर कठोर प्रहार करना, उन पर कठोर प्रहार करना मतलब उनके प्रति जनता को आगाह करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबेडकर का सामाजिक लोकतंत्र क्या है? सामाजिक लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र तो सुना आपने, लेकिन अब सामाजिक लोकतंत्र क्या है अंबेडकर साहब का, तो समझिए इसको। अंबेडकर का सामाजिक लोकतंत्र उनकी आदर्श एवं न्यायपूर्ण समाज की धारणा है। क्या कहा गया दोस्तों? यहां पर पहले पेन लेते हैं। यहाँ प्रश्नों के आंसर को समझने का प्रयास हम कर रहे हैं दोस्तों, है ना। ये तो आपको बुक से भी पढ़ने को मिल जाएगा, डाटा आपको बुक से भी मिल जाएगा, लेकिन उस प्रश्न क्या है और प्रश्न का आंसर क्या है एकदम जब हम बुक से पढ़ते हैं तो डायरेक्टली समझ नहीं आता। इसलिए यहाँ पर उसको एनालाइज करने का हमारा उद्देश्य यही है कि ताकि हमें ये आंसर इसका सटीक रूप से समझ आ जाए। ठीक है ना। तो अंबेडकर का सामाजिक लोकतंत्र उनकी आदर्श एवं न्यायपूर्ण समाज की अवधारणा है। तो अंबेडकर साहब का कहना था कि सिर्फ लोकतंत्र से कुछ नहीं होगा, सिर्फ लोकतंत्र से कुछ नहीं होगा, बल्कि सामाजिक लोकतंत्र आना चाहिए देश में। कौन सा लोकतंत्र आना चाहिए दोस्तों? सामाजिक लोकतंत्र आना चाहिए। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ होता है कि आदर्श और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना होनी चाहिए। आदर्श और न्यायपूर्ण की समाज की स्थापना होनी चाहिए। आदर्श और न्यायपूर्ण समाज का अर्थ होता है कि इस प्रकार के समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों से वंचित ना किया जाए। जैसा कि आज है, हर व्यक्ति को मूल अधिकार दिए गए हैं, प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकार दिए गए हैं, उन मूल अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता है। तो यही उनका वहां कहने का प्रयास किया गया कि एक आदर्श समाज की स्थापना होनी चाहिए जिसमें व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके बिना किसी के नियंत्रण में रहकर, अर्थात कि कुछ कार्यों को लेकर के व्यक्ति पूरी तरह स्वतंत्र हो, कोई भेदभाव ना अपनाया जाए। ऐसी एक समाज की स्थापना करने को ही इन्होंने सामाजिक लोकतंत्र कहा था। इसकी रचना स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों पर की गई थी। तो दोस्तों आपने संविधान के अंतर्गत इन तीनों तत्वों को बहुत सटीक रूप से देखा होगा। ये बल्कि संविधान ही नहीं बल्कि हमारी प्रस्तावना में ही जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के शब्द देखने को मिल जाते हैं, जो एक आदर्श समाज की स्थापना हेतु आवश्यक तत्व है। ठीक है ना। ये तत्व जो है दलितों का उद्धार करते हुए सामाजिक न्याय की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सामाजिक सुधारों पर अंबेडकर के विचार लिखिए। भाई भारत में किस प्रकार से वो सामाजिक सुधार चाहते थे, तो वहां पर अंबेडकर के विचार क्या क्या थे, वो अंबेडकर के विचार लिखना है। भारत में सामाजिक सुधारों पर अंबेडकर के विचार लिखिए। अंबेडकर भारतीय सामाजिक व्यवस्था के प्रचलित स्वरूप को अन्यायपूर्ण मानते थे तथा सामाजिक परिवर्तन के प्रबल पक्षधर थे।
उन्होंने भारत के सामाजिक सुधार के लिए उदारवादी साधनों तथा पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया तथा सामाजिक चिंतन के दो पक्ष बताए। अब ये देखिए दोस्तों, व्यवहारिक रूप से अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर जो है इन्होंने समाज में सुधार लाने के लिए अंबेडकर साहब ने जो समाज में जो व्यवस्था चल रही है, जो प्रचलित है, उस व्यवस्था को उन्होंने नकारा है। उस व्यवस्था को नकारते हुए कहा है कि ये जो समाज में व्यवस्था चल रही है, ये वर्णवादी जो व्यवस्था चल रही है, ये अन्यायपूर्ण व्यवस्था है, इसको हटाया जाए, इसको हटाया जाए। उन्होंने भारत के समाज सुधार के लिए उदारवादी साधनों और पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया था। उदारवादी साधनों और पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया था। और इस विषय में उन्होंने दो बातें कही थी, या कहें कि सामाजिक चिंतन के दो पक्ष बताए थे कि सामाजिक न्याय की दृष्टि से भारतीय समाज व्यवस्था के दोष, इसको उजागर किया उन्होंने। इसके अलावा सामाजिक सुधार संबंधी कार्य एवं प्रयत्न, तो इन दो पक्षों पर इनका विशेष समर्थन रहा था। तो अंबेडकर के सामाजिक सुधार कार्यक्रमों में दलितों के उद्धार की दिशा में किया गया प्रयत्न उल्लेखनीय है। तो ये तो सभी जानते हैं, आप सभी दलितों के उद्धार के लिए अगर किसी पर्सनालिटी को पहली बार कोई अगर याद करता है तो सबसे पहले जो है अंबेडकर साहब का ही नाम आता है ना। दलित वर्ग के उद्धार में सर्वप्रथम भूमिका जो है दोस्तों अंबेडकर साहब ने ही निभाई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर द्वारा वर्णित लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए आवश्यक पूर्व शर्तों को इंगित कीजिए। अंबेडकर साहब के द्वारा, अंबेडकर साहब के अनुसार, ऐसा बोलिए, लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए कौन सी आवश्यक शर्तें हैं? तो वो आवश्यक शर्तें आपको यहां पर बतानी है। अंबेडकर की उत्तर है, अंबेडकर की लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए आवश्यक शर्तें हैं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, बहुदलीय प्रणाली, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, एक मिनट, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, बहुदलीय प्रणाली, प्रशासन की राजनीतिक और बहुमत की निरंकुशता पर सीमा, संवैधानिक नैतिकता का पालन और जनमत की जागरूकता। तो अर्थ यह हुआ कि अगर कोई भी शासन व्यवस्था के अंतर्गत ये चाहता है कि एक सफल लोकतंत्र का संचालन किया जाए, मतलब एक लोकतंत्रात्मक प्रणाली को किसी देश में अगर अपनाया जाए और उसे सफलतापूर्वक चलाना है तो कुछ इन साधनों को अपनाना ही पड़ेगा। जैसे कि सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना आपको करनी पड़ेगी, इसके अंतर्गत एक आदर्शवादी समाज की स्थापना होनी चाहिए। दूसरा, बहुदलीय प्रणाली होनी चाहिए, बहुदलीय, एक दल शासन जो है सरकार पर शासन ना करे, बल्कि बहुदलीय प्रणाली होनी चाहिए जहां पर थोड़ी बहुत प्रतियोगिता होना चाहिए। इसके अलावा प्रशासन की राजनीति और बहुमत की निरंकुशता पर जो है अंकुश होना चाहिए, सीमा होनी चाहिए। संवैधानिक नैतिकता का पालन होना चाहिए, अर्थात संविधान जो है दोस्तों सर्वोपरि होना चाहिए, जो कि आज है। और जनमत की जागरूकता होनी चाहिए, जनमत की जागरूकता होनी चाहिए, मतलब अंधविश्वास उसमें नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अगला प्रश्न है, अंबेडकर के अनुसार भारत के लिए किस प्रकार की शासन व्यवस्था या सरकार का स्वरूप जो है सर्वोत्तम था? तो अंबेडकर के अनुसार भारत के लिए किस प्रकार के मतलब अंबेडकर साहब जो है भारत के लिए किस प्रकार की शासन व्यवस्था चाहते थे? तो अंबेडकर के अनुसार भारत के लिए संसदीय शासन व्यवस्था और लोकतांत्रिक पद्धति द्वारा किया गया शासन सर्वोत्तम मानते थे। ठीक है ना, जो कि आज प्रचलित भी है। अब आपको सभी अच्छे से जानते हैं कि संविधान सभा जो है पूरी तरह से अंबेडकर साहब के इशारों पे चलती थी, जबकि संविधान के निर्माता के रूप में किसे जानते हैं आज हम? अंबेडकर साहब को। तो संविधान जो बनाया गया है उनमें इनकी सारी इच्छा और सारी जो इनकी भावनाएं थी, जो इनके विचार थे, उनको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था, है ना। तो इनको महत्वपूर्ण स्थान दिया, इसलिए जो भी व्यवस्था जो ये चाहते थे, जिस प्रकार से समाज का विकास चाहते थे, जिस प्रकार से शासन व्यवस्था चाहते थे, ये उसी प्रकार की शासन व्यवस्था आज भारत में देखने को हमें मिलती है। क्लियर है। तो संसदीय शासन व्यवस्था के पक्षधर थे ये, और लोकतांत्रिक पद्धति के द्वारा जो है शासन सर्वोत्तम ये मानते थे, इसलिए लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाया इन्होंने। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म के प्रति अंबेडकर के दृष्टिकोण को इंगित कीजिए। बौद्ध धर्म के प्रति अंबेडकर के क्या विचार थे? तो अंबेडकर के अनुसार बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो मानव की समानता पर बल देता है या आधारित। इसमें मानव के दुखों को दूर करने की व्याकुलता है,
तो अंबेडकर साहब ये मानते थे कि इस पृथ्वी पर, या कहें कि भारत के अंदर जो है, अभी अगर कोई धर्म है तो वो एकमात्र बौद्ध धर्म ही है, जहां पर ये ऊंच नीच और भेदभाव वाली भावना के लिए कोई स्थान नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये जो है, ये धर्म पूरी तरह से मानव के दुखों को दूर करने पर ही ध्यान देता, अर्थात मानव विकास पर ध्यान देता है। इसमें ईश्वर, आत्मा और वर्ण व्यवस्था का पाखंड नहीं है। इसमें पुरोहित, पादरी और मूल्यों द्वारा धर्म के अनुयायियों का शोषण नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से उनके जो है बौद्ध धर्म के प्रति बड़े ही उच्च विचार थे, और अंतिम रूप से जाकर के इन्होंने बौद्ध धर्म को भी आखिरी में अपना लिया था। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म पर अंबेडकर के की दो आपत्तियां लिखिए। हिंदू धर्म पर उनकी क्या आपत्ति, किस बात से नाराज थे ये अंबेडकर साहब हिंदू धर्म से? तो हिंदू धर्म की ऐसी मान्यताओं का अंत किया जाए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता की प्रथा का समर्थन करते हो। बिल्कुल। दूसरा था इनका कि हिंदू धर्म में पुजारी और पुरोहितों के पद पर ब्राह्मणों का एकाधिकार जो था वो समाप्त कर दिया जाए। मतलब जो शेरनी का दूध जो ब्राह्मणों ने पी रखा था ना, अब सिर्फ वो नहीं बल्कि पूरे देश के हर समाज के तबके को वो शेरनी का दूध पिलाया जाए। मतलब सबको शिक्षित किया जाए, सबको अधिकार हो, है ना, पठन पाठन का, शिक्षा प्राप्त करने का सभी को अधिकार होना चाहिए, समाज के प्रत्येक वर्ग को। तो इस बात से लेकर के ये थोड़े नाराज थे, और इसीलिए हिंदू धर्म का ये लगभग उनकी रूढ़ियों का विरोध भी करते थे। और क्यों ना करे यार, क्यों ना करे। देखिए कि जिस वर्ग में वो जन्म ले रहे हैं, है ना, जहां पर वो कार्य या स्कूल जाते, तो स्कूल में अगर वहां पर पानी भी पी लेते तो उस मटके को फेंक दिया जाता था, है ना, अन्य लोग उससे पानी नहीं पी सकते थे। तो इतना भेदभाव उनके साथ, स्कूल एक बचपन से उनके साथ भेदभाव किया जाने लगा, तो उनके अंदर उनको एक एहसास तो होगा ना, है ना। तो ये कुछ अभी कुप्रथाएं तो थी जिन्हें समाप्त किया जाना जरूरी भी था, और हालांकि इनके प्रयासों से सबको सुधार भी हुआ, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, स्त्रियों के प्रति अंबेडकर के क्या विचार थे? तो अंबेडकर ने नारी समाज की प्रगति पर ही दलित समाज की प्रगति का मापदंड रखते थे। तो अंबेडकर साहब का कहना था कि अगर समाज में स्त्री का विकास होता है, स्त्री की अगर प्रगति होती है, तो दलित समाज की भी प्रगति अवश्यंभावी हो जाती है, अपने आप हो जाएगी। उन्होंने समाज में स्त्री को पुरुष के समान अधिकार देने पर जोर दिया है, जबकि स्वर्ण वर्ग इस बात का विरोध करता था। अगला प्रश्न है, अंबेडकर ने प्रजातंत्र की क्या परिभाषा दी? उन्होंने अंबेडकर के साहब के द्वारा प्रजातंत्र क्या है? तो अंबेडकर के अनुसार प्रजातंत्र शासन की ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा लोगों के सामाजिक व आर्थिक जीवन में बिना रक्तपात के क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है। तो प्रजातंत्र जो है दोस्तों, वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिना लड़ाई झगड़े के, बिना हथियार उठाए समाज में परिवर्तन ला सकती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 है, भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्गों को संगठित करने के लिए किस संगठन की स्थापना की थी? तो अंबेडकर साहब ने 20 जुलाई 1924 को जो है एक बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। शायद आप लोगों को याद हो, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। और दोस्तों अगर इसको थोड़ा सा नोट भी कर लेना आप लोग डेट के साथ में, 20 जुलाई 1924 को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो यहां डायरेक्टली पूछा सकता है कि अंबेडकर साहब ने किस सभा की स्थापना की थी, या फिर इस प्रश्न में जिस प्रकार पूछा गया है कि दलितों का उद्धार करने के लिए या दलितों को संगठित करने के लिए किस संगठन की स्थापना की थी, तो दोस्तों बहिष्कृत हितकारिणी सभा, मतलब धर्म से बहिष्कार किए गए लोगों की ये सभा है, इस सभा में आइए, इनका एक नारा था ना। 20 जुलाई 1924 को जो है इसकी स्थापना की गई थी अंबेडकर साहब के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करेंगे। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग का मनु कौन है? अंबेडकर साहब है। क्लियर है, आधुनिक युग का मनु अंबेडकर साहब को माना जाता है। अगला प्रश्न, अंबेडकर को आधुनिक युग का मनु क्यों माना जाता है? तो इसलिए क्योंकि भारतीय संविधान के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण ही उन्हें आधुनिक युग का मनु माना जाता है। अगला प्रश्न है, अंबेडकर को भारत सरकार का कानून मंत्री कब बनाया गया था? कानून मंत्री के रूप में उनका प्रमुख कार्य क्या था? तो भारत सरकार का कानून मंत्री के पद पर ये कार्य कर चुके हैं। तो कब बनाए गए थे और क्या इनका महत्वपूर्ण कार्य था इस पद पर? तो 3 अगस्त 1949 को डॉक्टर साहेब को भारत सरकार का कानूनी मंत्री बनाया गया, और कानून मंत्री के रूप में उनको सबसे प्रमुख जो कार्य था वो हिंदू कोड बिल को पास करना था, हिंदू कोड बिल लाना था, हिंदू कोड बिल लाना था। अगला प्रश्न है, कोड बिल, हिंदू कोड बिल, तो उससे याद रखिएगा ना। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर का मनुस्मृति के बारे में क्या विचार थे? मनुस्मृति के बारे में क्या विचार थे? सीधी बात है भाई, वर्ण व्यवस्था कहां से निकल कर आई है? मनुस्मृति से आई है, तो सीधी बात है वो उनका विरोध तो करेंगे। तो अंबेडकर के अनुसार मनुस्मृति अन्याय और दमन पर आधारित हिंदू सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक है। ठीक है ना।
चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न मात्र 3 प्रश्न बचे हैं दोस्तों, बहुत जल्दी सेशन भी कंप्लीट होने वाला है। अगला प्रश्न है, अंबेडकर ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किन 2 तर्कों के आधार पर किया है? अंबेडकर ने वर्ण व्यवस्था का जो विरोध किया है उसके लिए कुछ तर्क दिए थे, उनमें से 2 तर्क आपको बताना है। तो प्रथम तर्क है कि चतुर्वर्ण सिद्धांत वैदिक धर्म की दृष्टि से अधार्मिक है, इसलिए अमान्य है। इनका पहला कहना था कि जो ये 4 वर्ण वाला सिद्धांत है ये अधार्मिक सिद्धांत है, इसलिए इसे मानने योग्य नहीं, इसको माना नहीं जा सकता। दूसरा, त्रिवर्ण जो शूद्र को छोड़कर शूद्र से ऊपर के जो 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 वर्ण व्यवस्था को सामाजिक श्रम विभाजन के लिए एक सिद्धांत के रूप में अस्वीकार्य बताता है। कुल मिलाकर के वर्ण व्यवस्था को ये किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करते थे। वर्ण व्यवस्था में शूद्र वर्ण को जानबूझकर सुरक्षा और व्यवस्था से वंचित रखा गया है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष बने थे? संविधान समिति की सबसे महत्वपूर्ण समिति दोस्तों संविधान की, वो कौन सी समिति थी? जल्दी बताइए दोस्तों। प्रारूप समिति, सपने में भी मत भूल जाइएगा इसको, प्रारूप समिति है ना, संविधान की सबसे इंपॉर्टेंट समिति, सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। और इसी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? अंबेडकर साहब। इसीलिए कहा जाता है कि अंबेडकर के द्वारा संविधान की रचना की गई है। अगला और लास्ट आखिरी प्रश्न है, अंबेडकर को किन उपाधियों से विभूषित किया गया? इनके ज्ञान और परोपकार के कारण जो इनको कौन कौन सी जो है उपाधि दी गई थी? तो अंबेडकर को भारत का अब्राहम लिंकन और मार्टिन लूथर कहा गया है। यहां तक कि उन्हें बोधिसत्व की उपाधि से भी विभूषित किया गया है। दोस्तों इस प्रकार से हमारे 20 प्रश्न होते हैं कंप्लीट। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस सेशन का एक मेन अहम यही है कि जो प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं उन प्रश्नों को पहले समझिए। और ये शॉर्ट टाइप से जो हम ये सेशन लेकर आ रहे हैं, इसका एक ही रीजन है कि इसके बाद जब हम फुल डिटेल क्लासेस इस पर लेकर आए तो आपको वहां पर कोई कंफ्यूजन ना आए और इन विचारकों के विचारों से थोड़ा सा मोटे मोटे रूप से जो है आप यहाँ पर परिचित हो जाए। इस कारण से ये शॉर्ट सीरीज के रूप में आपके सामने लेकर आया, ताकि ये 14 सेशन के माध्यम से ये सब्जेक्ट आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। एक जो है मोटे मोटे रूप से कंप्लीट हो जाएगा, लगभग इन विचारकों के विचारों से आप परिचित हो जाएंगे। और जब हम इस पर फुल डिटेल क्लास लेकर आएंगे तो उसमें दोस्तों हम पूरे विस्तार से इनके विचारों को समझेंगे, क्लियर है ना। तो दोस्तों 14 सेशन है ना, बहुत जल्दी वो सब कंप्लीट होने वाले हैं। इसके बाद में तुरंत बाद में दोस्तों हम जो है अब इसके फुल डिटेल क्लासेस भी कंटिन्यू कर लेंगे। चलिए मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। और अगला सेशन हमारा एम.एन. राय पर होगा, मानवेंद्र नाथ राय पर हमारा अगला सेशन होगा। मानवेंद्र नाथ राय को जो हम शॉर्ट में एम.एन. राय बोलते हैं, इन पर अगला सेशन होगा दोस्तों, है ना। कंटिन्यू क्लासेस आपको मिलती ही रहेगी इसी प्रकार से। और टेलीग्राम की बात करें तो फिर से बता दूं आपको, अगर नए स्टूडेंट है पहली बार ज्वाइन करें तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें। टेलीग्राम पर ग्रुप है लोधाजी क्लासेस नाम से, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी मिल जाएगी। उसको ज्वाइन करने से क्या होगा दोस्तों कि आपको प्रॉपर लेक्चर आपको वहां ग्रुप में मिलते रहेंगे, प्रॉपर नोट्स आपको ग्रुप में मिलती रहेगी। साथ में जितनी भी अपडेट होती है एग्जाम से संबंधित, कोचिंग से संबंधित, हमारी क्लासेस से संबंधित, हर प्रकार के नोटिफिकेशन आपको ग्रुप में मिलते रहते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू।